नमस्कार बच्चों। आज अपन फर्स्ट चैप्टर अपना शुरू करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का 12th क्लास कोर्स का विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र चैप्टर को पढ़ने के लिए जो हमारे शुरुआती जो बिंदु हैं वो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं। पहला है विद्युत क्षेत्र पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा विद्युत आवेश क्या है, फिर आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश का मात्रक क्या होता है। ये तीन बिंदु। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश की अपन बात करते हैं कि विद्युत आवेश है क्या। विद्युत आवेश हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को मान लो जैसे ये पेन है या स्केल है, जब अपने बालों से रगड़ते हैं, बालों से रगड़ने के बाद हमने देखा है कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लग जाता है, इवन हमारे बालों को भी आकर्षित करने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। और भी उदाहरण हैं, जब भी हम किसी कुर्सी पर एकदम से बैठते हैं या उठते हैं तो कुर्सी के से भी हमको कुछ एक विद्युत का एक हल्का सा शॉक लगता है। कभी कभार प्लास्टिक की कुर्सी पे अक्सर हम अनुभव करते हैं, और कुछ कपड़ों में भी हम अनुभव करते हैं, जो कुछ है ना नायलॉन के या ऊनी कपड़े जो होते हैं, जब उनको रगड़ा जाता है तो उसमें भी किसी प्रकार की हल्की सी विद्युत उत्पन्न होती है। तो वो जो विद्युत होती है वो होती है स्थिर विद्युत, और वो स्थिर विद्युत इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है कि जब मैं इस पेन को अपने बालों से रगड़ता हूँ तो इस पेन के कुछ इलेक्ट्रॉन इस पेन से निकल करके मेरे बालों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है पेन पर, और मेरे बालों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और न्यूनता के कारण किसी वस्तु पर जो गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ध्यान रख लो, ये विद्युत आवेश की परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या न्यूनता के कारण किसी वस्तु पर जिस प्रकार की भौतिक राशि उत्पन्न हो जाती है, जो गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है, वो उसका विद्युत आवेश कहलाती है। अब विद्युत आवेश कैसे घर्षण रगड़ने से कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परमाणु में उसके दो भाग होते हैं, एक तो नाभिक और एक इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस नाभिक के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा कैसा इस पेन में है, ये सारे पेन है या कोई भी वस्तु है परमाणु अणुओं से मिलकर के बनी है, और जब हम इस वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं एक वस्तु के उस परमाणुओं को त्याग करके वो दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। वो अब ये इस पर निर्भर करता है कौन सी वस्तु के इलेक्ट्रॉन किस वस्तु पर जाएंगे। अब मान लो इस पेन और मेरे बालों को मैं आपस में रगड़ता हूँ, और इस पेन में जो परमाणु हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों को जो बंधन है नाभिक से, जो नाभिकों ने जो इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है उसको पकड़ने का बल कम है, और मेरे बालों के अंदर जो नाभिक हैं उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनों को अधिक बल से पकड़ रखा है। तो जब मैं रगड़ूंगा अपने सिर से इस पेन को तो इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दुर्बल बंध से इनका जो बल है वो कम है, यानी कि इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम है इस पेन में, और मेरे बालों में नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो अधिक है। इसलिए इस पेन के इलेक्ट्रॉन बल कम होने के कारण निकल करके मेरे बालों में प्रवेश कर जाएंगे। इस कारण इस पेन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। मान लो ये पेन का परमाणु है, इसको मैंने बालों से रगड़ा, तो मान लेते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी होगी। एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया। अब इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया तो इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों इन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से इस परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन अधिक है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। एक प्रोटॉन क्या हो गया, अधिक हो गया। एक प्रोटॉन अधिक हो जाने के कारण ये जो परमाणु है ये धनावेशित हो गया, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। तो अब हम कहेंगे कि ये जो परमाणु है वो धनावेशित हो चुका है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने से वो परमाणु धनावेशित हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल करके जिस दूसरे परमाणु के पास गया है वो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के पास जाएगा उस परमाणु पर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी तुलना में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, और अधिक हो जाने के कारण वो जो परमाणु है दूसरा वाला वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण जो गुण उत्पन्न होता है वही क्या है, आवेश। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, हम कभी भी प्रोटोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटोन तो कहाँ है, भीतर नाभिक में, और प्रोटोनों को नाभिक से निकालना मुश्किल है। वो किसी प्रकार के घर्षण से या और किसी प्रकार की विधि से अपन उसको निकाल नहीं सकते। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को ही एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक या एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये बाहर है नाभिक के। तो इसको किसी वस्तु को घर्षण करके आराम से हम दूसरी वस्तु पर एक वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को दूसरे वस्तु के परमाणुओं पर स्थानांतरित कर सकते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों पर आवेश क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन ऋणावेशित उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो क्या होता है, उदासीन, इसलिए न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर शून्य आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होता है और इसके ऊपर जो आवेश की मात्रा होती है ये हमें पता है, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं 9th-10th में, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। और प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है +1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, और इस न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 0 कूलाम, कोई आवेश नहीं, उदासीन। अब अपन आते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, वो यहाँ पर ही पता चल जाता है। इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता है, प्रोटॉन ऋणात्मक होता है। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी प्रोटॉनों की तुलना में तो वो ऋणावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी प्रोटॉनों की तुलना में तो वो धनावेशित हो जाएगी। और इन आवेश के प्रकार, ये दोनों प्रकार के जो आवेश हैं, इनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के बारे में हम देखते हैं कि जब भी धनावेश और ऋणावेश नजदीक आते हैं तो वो आकर्षण बल अनुभव करते हैं, और जब भी धनावेश और धनावेश एक दूसरे के निकट आते हैं तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। ऋणावेश एक दूसरे के निकट आते हैं तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि समान आवेश आकर्षित होते हैं, और विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये हम जानते हैं। ऐसा चुंबक के ध्रुवों में भी होता है, इसलिए अपन चुंबकीय ध्रुव से इसकी तुलना कर सकते हैं। चुंबकीय ध्रुव में भी अपन जानते हैं कि विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। हम जानते हैं, हमारे पास छड़ चुंबक हमने देख रखे हैं, छोटी कक्षाओं में हमने देखे होंगे, या अपने घर पे किसी खेल खिलौनों के जो उपकरण होते हैं उनमें हम देखे होंगे। जैसे छड़ चुंबक होता है जिसमें एक उत्तरी ध्रुव, N का मतलब उत्तरी ध्रुव, S का मतलब दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। तो जो साउथ और नॉर्थ जब एक दूसरे के निकट लाए जाते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि विपरीत ध्रुव आकर्षण उत्पन्न करते हैं, और समान ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के निकट लाया जाए, उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के निकट लाया जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये ऐसा ही व्यवहार आवेश का है, इसलिए अपन इन दोनों की आपस में तुलना करके समझ रहे हैं इसको। तीसरे टॉपिक अपन देखते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और जिसका प्रतीक होता है C, कैपिटल C। कैपिटल C, कूलाम के लिए कैपिटल C यूज होगा, नॉट स्मॉल c। तो कूलाम इसका आवेश है। अब ये मात्रक आया कहाँ से? ये मात्रक आता है हमारी 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ हमने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जिसमें था लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और तापमान। ये अपन ने पढ़े। तापमान के लिए केल्विन यूज होता है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर यूज होता है, और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला यूज होता है। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल यूज होता है, मात्रक मोल, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज होता है, लंबाई नापने के लिए मीटर, और समय नापने के लिए सेकंड। ये हमें पता है, हम 11वीं क्लास में ही स्टडी कर चुके हैं। और हम ये भी जानते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी है विद्युत धारा 10th क्लास में, कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा की परिभाषा है। आवेश के प्रवाह की दर को या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ओम का नियम जब अपन ने पढ़ा था 10th क्लास में, सब पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में हमने ओम का नियम पढ़ा था। ओम के नियम में
धारा की जब परिभाषा आती है तो हम इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं कि आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो आवेशों की प्रवाह की दर क्या होगी? विद्युत धारा बराबर आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश बटा समय। हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी चीज की दर निकालते हैं तो उसमें समय का भाग दिया जाता है। तो आवेशों के प्रवाह की दर निकाल रहे हैं तो आवेश में समय का भाग दिया जाएगा। और भी किसी भी चीज की अगर हम दर निकालें तो समय का उपयोग, समय का भाग दिया जाता है। जैसे अपन कर चुके हैं, दूरी में परिवर्तन की दर यानी दूरी बटा समय, वो क्या होता है? वो होता है वेग या चाल। और त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग बटा समय। बात समझ आई? तो जब भी परिवर्तन की दर निकाली जाती है तो समय का भाग दिया जाता है। तो आवेश बटा समय। अब देखो, इसमें विद्युत धारा हमारी मूलभूत भौतिक राशियों, जो 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं उसमें से एक है। और इसका मात्रक अपन को पता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसको अपन ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आवेश का मात्रक, अभी अपन ये मान के चल रहे हैं अपन को आवेश का मात्रक नहीं पता है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक हमें पता है, सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और समय का मात्रक सेकंड है। तो आवेश का मात्रक क्या होगा? तो अपन इसी समीकरण से आवेश का मात्रक निकाल सकते हैं कि आवेश बराबर धारा इंटू समय, यानी ये समय जब इधर आके गुणा हो जाएगा तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा को धारा बोलो चाहे विद्युत धारा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन सिर्फ धारा भी बोल सकते हैं। और चूंकि अपन विद्युत की बात कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली ये जो धारा है विद्युत धारा ही है। तो इस मीन्स हमारे पास आवेश का मात्रक क्या हो गया? धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। तो ए एस, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड हमारे आवेश का मात्रक होगा। और इस एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हमने नया नाम दिया है, वो क्या है? कूलम। एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? कूलम। ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे इसकी आवेश की विमा निकल के आएगी। आवेश की विमा, अगर अपन को विमेय सूत्र लिखना हो तो आवेश के विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? इस आवेश में देखो, इस आवेश में कितनी भौतिक राशियां हैं? मूलभूत 7 भौतिक राशियां। कौन कौन जो हैं उनमें से कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं? एक तो एम्पियर है यानी विद्युत धारा है, एक सेकंड है यानी समय है। ना तो इसमें लंबाई है, ना इसमें द्रव्यमान है, यानी लंबाई का मतलब ना तो इसमें मीटर है, और द्रव्यमान का मतलब ना तो इसमें किलोग्राम है, और ना इसमें मोल है पदार्थ की मात्रा, ना कैंडेला है, ना टेम्परेचर का केल्विन है। ये सब कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें, एम्पियर और सेकंड। तो इसका विमेय सूत्र जो लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, m0, क्योंकि द्रव्यमान इसमें है ही नहीं है तो m की पावर 0, लंबाई भी इसमें नहीं है तो इसलिए l की पावर 0, टाइम, समय इसमें 1 है, समय है तो समय t1, एम्पियर इसमें 1 है तो इसमें a1 लिखें। ये इसकी विमा। अक्सर हम कभी भी जिसकी घात 0 होती है उसको लिखते नहीं है। शॉर्ट में इसकी जो विमा होगी वो होगी t1a1, शॉर्ट में लिखेंगे तो t1a1। अगर फुल में लिखना चाहें तो m0 l0 t1a1। और आगे की इसमें केल्विन भी नहीं है तो केल्विन के लिए अपन k0 भी लिख सकते हैं, मोल भी नहीं है तो मोल 0 लिख सकते हैं, कैंडिला भी नहीं है तो कैंडिला 0 भी लिख सकते हैं। वो पूरा इसका विमेय सूत्र होगा। लेकिन अपन को m l ये शुरुआत के ये 2 अक्षर हैं m और l, ये हम लिखते हैं। कोई भी विमा हो उसको लिखने के लिए शुरुआत में लिखते हैं, चाहे वो उस भौतिक राशि में हो चाहे ना हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आवेश का जो विमेय सूत्र है वो हो जाता है हमारा m0 l0 t1a।